नमस्कार, मुद्दा आपका में स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारतीयों की बढ़ती आय की। भारत 2030 तक उच्च मध्यम आय यानी कि अपर मिडिल इनकम कंट्री वाले देश बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा GNI 2030 तक लगभग $4,000 तक पहुंच सकती है, जो वर्तमान विश्व बैंक के उच्च मध्यम आय वर्ग की न्यूनतम सीमा के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आय का ये बदलाव भारत को चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ इस श्रेणी में शामिल करेगा। बात करेंगे दो विशेषज्ञों से, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। शुभमोय भट्टाचार्य हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी दास हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं RIS। भारत के उच्च मध्यम आय देश बनने के कारणों की अगर बात करें तो शुभमोय जी, किन कारणों को आप जो है महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो रिपोर्ट है वो कितनी जो है स्वागत योग्य है या फिर भरोसेमंद है? देखिए, अगर हम इंडिया का प्रगति को अगर हम देखें कि जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, SBI रिपोर्ट, और SBI जिसका जिक्र कर रहा है वो है HDI रिपोर्ट, UN का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें हम लोग किस तरीके से आगे निकल आए हैं, उस तरह से उसमें किस तरीके से हम अपना स्थान बनाए हैं, ये देखकर जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक हैरानी का माहौल है। लेकिन मैं कहूँगा हैरानी का ये माहौल को बिल्कुल ही हमें सामने नहीं लाना चाहिए। क्योंकि ये किसी एक दिन में, ये अचानक ही हमारा ये स्थिति, ये हमारा डेवलपमेंट, हमारा जो पोजीशन है वो एक दिन में नहीं बना है। ये कई सालों का मेहनत, कई सालों का बहुत, जिसे कहते हैं वर्किंग एट द ग्रासरूट्स लेवल, बहुत सारे बदलाव को लाया गया है। और उसी चीज़ों का अभी UN का कमेंट है कि इंडिया इज ऑन द पोजीशन ऑफ बीइंग ग्रेजुएटिंग टू अ हाईली डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ द HDI नंबर्स। तो ये एक समय होगा, आपको याद होगा कि हम लोग बहुत बारी ये कहते रहते थे कि भारत में GDP बढ़ रहा है, GDP के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो आंकड़े हैं वो हमारे कतई जिसे कहते हैं हम अच्छे लेवल पे नहीं थे, और इस पर बहुत सारी टिप्पणी थी। और मेरा मानना है कि ये जो दुविधा थी ये वो इसलिए थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रोथ ही एक वो जरिया है जिससे देश एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंचता है। खासकर भारत जैसे देश में 1.4 बिलियन पीपल की आबादी जहाँ पे, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी था कि ये सेट करना कि ग्रोथ के जो आंकड़े हैं, ग्रोथ के जो प्रोसेस है, उसको सुनिश्चित करना, उसको इंक्लूसिव बनाना, और उसके जो फायदे हैं वो विस्तृत जनता में फैला देना। ये तीनों चीज़ अब हम जब करने के लिए सक्षम हुए हैं तो आज उसका नतीजा दिख रहा है। तो मैं कहूँगा ये हमारा ग्रोथ लेड डेवलपमेंट मॉडल जो है, जिसकी हमें कॉन्फिडेंस और भी हमें उसके ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हमारे बजट आने वाले हैं, और उसकी कितनी मजबूती है, उसकी कितनी सक्षमता है, ये हमारे सामने आज इन आंकड़े बताते हैं। तो प्रियदर्शी जी, क्या ये शुभमोय जी कह रहे हैं वो बात तो सही है, उसके अलावा जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जनसांख्यिकी लाभ, वो भी एक तत्व है, क्योंकि युवा और कार्यशील आबादी जो है लगातार उत्पादन भी बढ़ा रही है देश का, और उपभोग भी बढ़ा रही है। इस वजह से भी आय बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीयों की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे शुभमोय जी बोल रहे थे कि ये कुछ 2 साल 5 साल का काम नहीं है जी, और जो भी है इस तरह का कुछ एक अच्छा सा जो प्रस्ताव आया है और जो इंडिकेशन आया है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो विकास का धारा जो है, तो ये एक बेंचमार्क सेट करते हैं। पहले तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात बोल रहे थे, फिर 10 ट्रिलियन का बोल रहे थे, फिर विकसित भारत बाई 2047।
तो मैं उसको ऐसे मानता हूं कि अगर इंडिया का जो विकास का जो धारा है उसमें अगर एक्सेलरेशन हुआ है, और हम ये पहले कई सालों से देख रहे हैं कि कई सारे सिम्टम ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये एक बेंचमार्क सेट करता है परफॉर्मेंस का। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सोर्सेस ऑफ ग्रोथ क्या है। सोर्सेस ऑफ ग्रोथ जो है, आपको हम सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो फिर क्या ऐसे सोर्सेस है जो हमारे ग्रोथ प्रोसेस को पिछले एक दशक से हमको सस्टेन करता आ रहा है। एक तो है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे लोग काफ़ी प्रोडक्टिव है, और ग्लोबल मार्केट में जो हमारा एक एडवांटेज रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है, चाहे वो आईटी हो या नर्सिंग हो, जो भी हो। और पिछले जो अभी एनएसओ का आया था रिपोर्ट, क्वार्टर का जो रिपोर्ट आया था, उसमें ये भी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कुल मिला के जो पिछले 10-12 सालों में जो जो रिफॉर्म का जो प्रोसेस है, एक इंक्रीमेंटल वे में हो रहा है। चाहे आप फिस्कल मैनेजमेंट सोच लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन सोच लीजिए, या जो रेगुलेटरी फ्रंट में जितने भी पुराने लॉ है उसको रिपील करना, और बैंक्रप्सी लॉ को थोड़ा प्रेडिक्टेबल बनाना, और सारे फाइनेंशियल मार्केट में जो एक अच्छा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एक अडेप्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये जो सिग्नलिंग चल रहा था, तो वो एक अच्छा डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे थे। और ये जो एसबीआई का रिपोर्ट आया है, ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, वो उसी ढांचा में वो आगे एक स्टेप है। बट इससे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम सच में ये कर पाएंगे। जो जी ग्रोथ है, क्या वो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट होता है सारे सारे कम्युनिटी, सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट में क्या हम कर सकते हैं, और ये जो 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 ढांचा बनाने का, जो जो स्ट्रक्चर बनाने का, जो कैपेक्स के थ्रू मैरीटाइम सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, एआई हो, उसमें भी कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करके करना चाहिए। और स्किलिंग जो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम बोल रहे हैं, उसको हम तब तक सस्टेन करके रख पाएंगे जब हम स्किलिंग और रीस्किलिंग पार्ट में ध्यान देंगे। जी तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर रहा है, और जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो यूनियन गवर्नमेंट जो अपना दावा रख रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो शायद वो उनको प्रोत्साहित करेगा कि वो रिफॉर्म का जो प्रोसेस है उसमें फोकस करे, और ये गोल अचीव हो सकता है। शुभमोई जी, क्या डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी विस्तार भी एक वजह है? एक तरफ यूपीआई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एआई है, आईटी सेवाओं को जो है आर्थिक संरचना से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, उसको जोड़ा है, और जो डीबीटी है उससे जो है लोगों की आय पर के बारे में जानना थोड़ा सा आसान भी हो गया है। पहले बहुत सारे लोगों के आय के स्रोत पता नहीं लग पाते थे, अब पता लग पा रहा है कि कौन से क्षेत्र, जो नए क्षेत्र हैं, उनमें भी कौन जो है आय अर्जित कर रहा है। एक ये जो है सब सारे तमाम जो हैं बिंदु मिलकर भी कहीं ना कहीं भारतीयों की आय बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए शर्मा जी, आप डीबीटी की बात कर रहे थे। डीबीटी का जैसे आपने सही फरमाया, इसके दो पहलू हैं जी एक, डीबीटी के सहारे या यूपीआई एंड डीबीटी से, डीबीटी जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जाता है ज़्यादातर, यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसके सहारे एक चीज़ सरकार को, भारत सरकार को, केंद्र राज्य सरकारों को सहायता मिला है, वो है कि इनकम फ्लो किस तरीके से हो रहा है और उसमें टैक्सेशन किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में सटीक और सही जानकारी मिल रही है। इसका रिजल्ट ये आपको दिख रहा है कि जैसे जीएसटी के जो ग्रोथ रेट है, वो एक स्टैंडर्ड, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट बना है, और वो इसलिए बना है क्योंकि हमने इनकम मैपिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाए हैं यूपीआई के थ्रू से। यूपीआई का जो दूसरा पहलू, जो लोग जो साधारण नागरिक के लिए जो ज़्यादा मायने रखता है, वो ये है कि उनके लिए जो सरकारी बेनिफिट्स हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, मैं यहाँ पे मैं राज्य सरकारों को भी बोलूँगा कि उनके तरफ से भी जो बेनिफिट्स आते हैं, वो बेनिफिट्स अभी डायरेक्टली
जिसका जरूर जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उनके बैंक खाते में पहुंच जाता है। कोई बिचौलिया नहीं होता है। और इसीलिए ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब सपोर्ट सिस्टम्स बनाए जा रहा है तो वो सपोर्ट सिस्टम्स लोगों के पास सही मायने में पहुंचा है। तो ये तो डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी की सहायता से इनकम क्षेत्र को कितना बढ़ाया जाए उसका एक रूपरेखा बना है। और जो मैं शुरुआत में कह रहा था, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे हमारे देश में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया के तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। और वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी भरोसा मिला है कि हम स्टार्टअप्स, हम अपने बलबूते से ही हम हमारे कामकाज का क्षेत्र बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ नौकरी पर जिंदा नहीं रहना नहीं चाहेंगे। तो ये जो मानसिकता में लोगों में एक बहुत बड़ी चेंज आई है, क्योंकि हम जब स्टार्टअप्स के नंबर भारत में देखते हैं आज से 10 साल 12 साल पहले और आज में, वो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। और वो अंतर इसलिए आया है क्योंकि ये एक पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी को हमें हार्नेस करना, ताकि लोगों के अपने भविष्य को अपने हाथ में लेने के कॉन्फिडेंस बने हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। प्रियदर्शी जी, वैश्विक कंपनियां भी भारत को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में चुन रही हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में भारत जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल उत्पाद करने वाला, तैयार करने वाला देश भी बन गया है। और ये देखकर जो है और दूसरे उत्पाद बनवाने वाली कंपनियां भी भारत की ओर देख रही हैं, इससे भी थोड़ा सा आय बढ़ रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग बूम था, जिसको हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते थे, जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद और वहाँ पे भी वेज रेट हाई होने का भी जब बात फैला, तो सारे मल्टीनेशनल दे ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे वो प्रोडक्शन को रिलोकेट करें। और चाइना यूएस ट्रेड वार से पहले भी ये प्रोसेस शुरू हो गया था कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन है, वो लो कॉस्ट एडवांटेज चाइना से धीरे धीरे हट रहा है। तो वो मेक्सिको के बारे में सोच रहे थे। तो इंडिया उसमें उसी टाइम पे इंडिया का रिफॉर्म का काफ़ी सारा जो खबर फैल रहा था। तो इंडिया वाज अट्रैक्टिव मार्केट दैट टाइम। जब ये पूरी तरह से हुआ तो और धीरे धीरे इंडिया का जो लीगल रिफॉर्म, रेगुलेटरी रिफॉर्म और जो मेक इन इंडिया, ये सब करते हुए जो एक जो माहौल बना, तो वो उसमें रिलोकेट करने का जो इंडिया को कुछ मल्टीनेशनल सोचे। उसके बाद जो हमारा खुद का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में फोकस रहा, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या एआई हो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो, हम तो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में बात है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में जो पॉलिसी बना, तो वो भी काफ़ी सारा जो है बूस्ट दिया हुआ है जो इकोनॉमी को। चाहे उसका असर थोड़े देर पे पड़ेगा, बट जिस पेस में चीप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो चल रहा है, जो प्रगति हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की वजह से फायदा हो रहा है देश को, वो तो होने लगा है। और जो मोबाइल हो, हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, डिफेंस में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन से हटके जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट सेक्टर था, जिसमें हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इसमें जैसे कोरिया जैसे देश जैसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वही जो अपर मिडिल इनकम बनाने का जो हम दावा कर रहे हैं, उसी में ये सभी फ्यूचर सोर्सेस ऑफ ग्रोथ होगा, बिसाइड्स दी सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ। सुबोमोई जी, ये हम देख रहे हैं कि इस समय जो है भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बुनियादी ढांचे पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब इन्वेस्ट होता है तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, नई रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं, नए रेल स्टेशन बन रहे हैं, बंदरगाहों का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन इनको बनाने में जो है
वर्कफोर्स भी तो लगती है, और वर्कफोर्स जो है जब लगती है तो वहाँ से उनको आय भी होती है, कमाई भी होती है। तो ये जो बुनियादी ढांचे में निवेश है, ये एक बहुत बड़ा कारक है क्या? बहुत ज़्यादा कारक है, क्योंकि देखिए ये जो बुनियादी ढांचे में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सिर्फ अपने आप में नहीं, इसमें बहुत सारी इसमें बिंदु समाया गया है। जैसे 2020-21 के पैंडेमिक के बाद से भारत सरकार ने जो एक फिस्कल पोजीशन में एक जो बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, वो ये था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार अपने आय व्यय के जो खर्च हैं, जो मुद्दे हैं, उनको सीमित रखेंगे, उन पर अंकुश रखेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा जोर देंगे। कितना जोर? कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे 2014-15 में 1.7% ऑफ द इकॉनमी था, जीडीपी था, वो भी बढ़ के 3.3% ऑफ द जीडीपी बन गया है। तो बहुत बड़ा छलांग लगाया गया है। और इस छलांग लगाने के साथ साथ भारत सरकार ने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है। वो है कि अपने फिस्कल डेफिसिट को एकदम उस पर अंकुश रखे हैं, यानी कि जो दूसरे अनपेक्षित जो खर्च थे, उन चीज़ों पर लगाम लगाने की वजह से वो सरकार के लिए प्रेशर नहीं बन रहा है। इसीलिए सरकार का जो एक्सपेंडिचर का जो क्वालिटी है, जो इनफैक्ट इन सभी चीज़ों पे डॉक्टर डैश कई बारी सेमिनार्स वगैरह कर चुके हैं, तो सरकार की जो एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी है, उसमें मूलभूत सुधार हुआ है। यानी कि सरकार अब उन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत है, ना कि जिनकी रोज़मर्रा के हिसाब से जिन चीज़ों पे ऐसे शाबाशी के लिए मिल जाए, उस तरह पे खर्च नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस फ़र्क से इससे क्या और दूसरा चीज़ आया है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ ने भारत का जो पोजीशन है उसको स्वीकार किया है। इसलिए भारत की जो रेटिंग है वो इम्प्रूव कर दिया है। बोथ मूडीज़ ने एंड S&P ने इंडिया का जो रेटिंग है, उस रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया है कि भारत को इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि भारतीय कंपनीज़ को, भारत सरकार को बाहर से ये उधार लेने में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि दूसरे इसका मतलब है कि सारी दुनिया हमें लेंड करने के लिए उत्सुक है, और हम भी लेंड करने के लिए सक्षम हैं। हमारे जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो कम्पिटिटिव है। इन्फ्लेशन, इसीलिए ही हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का दौर बहुत ज़्यादा कम चल रहा है। अगले साल भी जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर भी वो उस लेवल पे रहेगा जिस पर हम अंकुश लगा सके, काबू रख सके। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक जो इकोनॉमी की एक जो स्पर्धा बन जाती है, एक कॉन्फिडेंस बन जाती है, वो ही फ़ायदा देता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, जो SBI रिपोर्ट में डॉक्टर सौम्यरंजन घोष का रिपोर्ट जो आया है कि सौम्यकांति घोष का, माफ़ कीजिएगा, कि जो भारत की जो अगले बाई 2030 इंडिया will have reached $10 trillion इकोनॉमी, एंड बाई 2047 से पहले ही हम अपर मिडिल इनकम लेवल में पहुंच जाएंगे विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 13,600। 13,600 की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप जस्ट सोचिए कि आज औसतन एक भारतीय का इनकम लेवल रहता है 2,200, 2,300। वहाँ से हटकर जब वो बन के 2,200 से बढ़ के हम कह रहे हैं कि सब 20 साल के अंदर वो 13,600 का रेट में पहुंच जाएगा, तो कितनी बड़ी, अगर परसेंटेज का डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग के हिसाब से देखें, तो आप देखिए, सोचिए कितना बड़ा एक बदलाव है दुनिया में। दिस इज द मोस्ट कंसिक्वेंशियल चेंज हैपनिंग इन एनी इकोनॉमी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस वक्त अगले 20 साल में भारत में ये जो बदलाव आ रहा है, इस जैसा मूलभूत चेंज और कहीं नहीं आ रहा है, और दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी गौर करने वाली चेंज है। प्रियदर्शी जी, माना यह जाता है कि जब आप जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं तभी आप जो है बड़े गोल अचीव कर सकते हैं। और हमने देखा है सरकार ने जब हमें टैरिफ की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उसी दौरान GST में सबसे बड़ी छूट जो है वो जारी कर दी।
तो सरकार जो है मुझे लग रहा है कि बहुत जो है हर क्षेत्र को बहुत ही कैलकुलेट कर कर आगे चल रही है और जोखिम भी उठा रही है। इसका लाभ भी हमारी इकोनॉमी को, हमारे आर्थिक प्रगति को मिल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही तो होता है। जो कॉन्फिडेंस का बात बोल रहे थे सुब्बू भाई जी, जब कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है गवर्नमेंट में, तो उसमें सारा चीज आपका आड़वर्स दिखने लगता है। उसमें क्रेडिट रेटिंग भी कंजर्वेटिव हो जाता है। हमने देखा हुआ है पिछले 15 सालों से क्रेडिट रेटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे ग्रोथ में चेंज होने के बावजूद। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट को बार बार जनता को ये भरोसा दिलाना कि हम काम कर रहे हैं उसी दिशा में, और उसका उसका एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हमने यूपीआई में ये किया है, जीएसटी में ये किया है, फिजिकल एफआरबीएम एक्ट को हमने कैसे कंप्लाई कर रहे हैं। सो सारा चीज डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का खुद का अपना संकल्प और जो जो जनता को उसके बारे में संवाद, ये दोनों है बहुत चीज फायदा मायने रखता है बिसाइड्स द रियल इकोनॉमी परफॉर्मेंस। तो मैं मानता हूं कि जो बेंचमार्क सेट हुआ है पिछले हम कई दिनों से, जो विकसित भारत 2047 का जो नारा लगा रहे हैं, अभी सारे लोग बोलने लगे हैं, सब चीज में हम जोड़ते हैं उसको। अभी सुबह जी बोल रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, मैं उसमें और एक बिंदु जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर तो बताया, बट क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूरल एरिया में हेल्थ और एजुकेशन में काफी बढ़ोतरी हुआ है, बट फिर भी बहुत सारा ऐसे फील्ड है जिसमें इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। तो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वो भी देखना बहुत जरूरी है, वो भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कई सारे लोग बजट के आते आते हम लोग आकलन करने लगते हैं कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इस साल कैसा रहा है। मैंने कहीं पढ़ रहा था कि वो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी के ऊपर सोच रहे हैं कि ठीक है आप कैपेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन डज इट रियली ऑब्जर्व इन द इकोनॉमी, और ये इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी की तरफ जा रहा है। तो उसको एड्रेस करने के लिए क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते रहिए, और जो डिजास्टर रेजिलियंस और जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट में मेंटेनेंस एस्पेक्ट में भी ध्यान रखिए, सो दैट जो ऑब्जर्वेशन का इशू है वो इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, जो कैपेक्स का राइज है। दूसरा है पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। ये गवर्नमेंट का ये अच्छा नसीब रहा है कि पिछले 12 साल में इन्होंने एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखा है। तो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी एक इंक्रीमेंटल वे में लोगों के पास पहुंचा है, लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो मुझे लग रहा है कि ये जो एसबीआई का रिपोर्ट अभी आया है, ये और भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा, और होपफुली गवर्नमेंट इसको बेसिस बना के और भी जो रिफॉर्म प्रोसेस को एक्सेलरेट करे, और जो हमारे जो प्राइसेस है, जो एक्सचेंज रेट है, जो थोड़ा बहुत उसमें वोलेटिलिटी आता है, उसको कंट्रोल में रखे, सो दैट जनता का जो भरोसा बढ़ रहा है उसमें उनका डाउट ज़्यादा ना हो। बट इस बात में मैं आपको सहमति हूँ कि सरकार का इसमें प्रमुख भूमिका ये रहेगा कि जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो संवाद जनता के पास प्रॉपरली पहुंचे। जी हाँ, आखिरी टिप्पणी सुभुमोई जी, हम देख रहे हैं कि गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 12 वर्षों में तकरीबन 30-35 करोड़ लोग जो हैं गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। अत्यधिक गरीबी का तो लगभग माना जा रहा है कि भारत में उन्मूलन हो चुका है। ऐसे में भारतीयों की आय में भी वृद्धि हो रही है। ऐसी रिपोर्ट आना तो क्या माना जाए, भारत पहले से ही सबसे तेज गति से आर्थिक रूप से प्रगति करता हुआ देश है। ऐसे में वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और ज़्यादा मजबूत हो जाती है क्या? उसमें आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से, दुनिया के ट्रेड जगत में बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। भारत ने इस वक्त जो रवैया अपनाया है कि नॉट टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, लेकिन एक फ्री ट्रेड एक के बाद एक करते जाने हैं एग्रीमेंट्स, ओमान के साथ, यूएई के साथ, जब न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूके के साथ, और अभी बनने वाला है विद ईयू। इन सारी चीज़ ये बताता है कि देश का कॉन्फिडेंस का, कि हम तैयार हैं, कि हम किस तरीके से हमारे जो ज़रूरतें हैं उस पर हम किस तरह से अमल करें। एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देना चाहूँगा कि भारत में जब से ये 50% ट्रंप यूएस की तरफ से लगाया गया है, तो हमें
बहुतों का एक्सपेक्टेशन था कि भारत के एक्सपोर्ट्स कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन अभी हमें एक्सपोर्ट्स का डेटा नवंबर के अंत तक का जो डेटा मिला है उससे पता चलता है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स पर खास कुछ असर नहीं हुआ है। यूएस तक में जाने का हमारा, यूएस में नेचुरली यूएस के साथ हमारा ट्रेडिंग अंश कम हो गया है, लेकिन दूसरे मार्केट्स में इंडियन एक्सपोर्टर्स ने अपना उसका कंपेंसेटरी सिस्टम्स बनाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये क्या बताता है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट सपोर्ट और जो एबिलिटी टू टेक नए रिस्क्स की जो दौर बन गया है, वो इंडिया को एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी दे रहा है इन अ वेरी ग्लोबली अनसर्टेन क्लाइमेट में, वेरी डिस्टर्ब्ड इकोनॉमिक कंडीशन में ग्लोबली। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी सराहनीय चीज़ है। जी हैं, और कहीं ना कहीं जैसे यूरोपीय संघ के साथ, इंग्लैंड के साथ और अन्य देशों के साथ एफटीए हो रहा है, उससे जो है आपने जैसा कहा कि हम दूसरे और मार्गों को खोज रहे हैं इस टैरिफ की चुनौती को पार पाने के लिए। और अगर बात की जाए आय बढ़ने से, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश हो पाएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत के अंकों का सुधार होगा और मध्यम वर्ग का विस्तार होगा, घरेलू बाजार और उपभोग आधारित व्यवस्था को भारत में बल मिलेगा। सुबुमोय जी आपका और प्रियदर्शी जी आपका जुड़ने के लिए, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।